Hello everybody. I hope all of you are fine. I was teaching you active passive. And last week I taught you how to change active into passive voice in affirmative sentences. Students, today I shall teach you the change of active into passive in negative sentences. But before that, it is better I revise you the rules of active passive voice. Student, I told you that there are mainly 4 rules of changing active into passive. The first rule is you have to change the place of subject and object in this manner. Means ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं. सेंटेंस में 3 चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो हम उनका प्लेस चेंज कर देते हैं इस तरह से. ऑब्जेक्ट पहले यूज होगा और सब्जेक्ट बाद. दूसरा रूल यहीं पे समझ लीजिए. ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले हमें बाय यूज करनी है, यानी ये जो सब्जेक्ट बाद में चला गया उससे पहले मैं बाय यूज करनी है. ओके. थर्ड रूल इज रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब. उसको मैंने आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर का, फ्यूचर में विल या शैल ऑलरेडी होगा, उसके साथ बी का यूज करना है. कॉन्टिन्यूस के दोनों टेंसेस में हमें बीइंग का यूज करना है और परफेक्ट के तीनों में हमें बीन लगानी है. अगर आप टेंसेस की पहचान नहीं कर पा, हालांकि करनी चाहिए, मैंने टेंसेस सिखाए हैं. दूसरा इसका भी तरीका है कि सेंटेंस में आप ये देखिए, अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो वहां पे हमें इज या एम या आर लगानी है. थर्ड का ये फर्स्ट हो गया. और सेकंड में क्या है कि अगर आपको सेकंड फॉर्म उसमें दिखाई देती है तो वहां पे आप वॉज या वर का यूज कीजिए. थर्ड में विल या शैल, और विल या शैल के अलावा इसकी फैमिली में 13 मेंबर्स टोटल होते हैं. विल या शैल की पूरी फैमिली जिसको हम मोडाल्स कहते हैं. तो सभी में रूल क्या है कि इनको हम एज इट इज लिखने के बाद में बी का प्रयोग करेंगे. और कॉन्टिन्यूस में जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होती हैं. तो हम इनको एज इट इज लिख करके उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे. और फिफ्थ रूल वो है परफेक्ट टेंस से रिलेटेड. अगर आपको हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव इनमें से कुछ भी नजर आता है तो आप वहां पर इनके बाद ये तो लिखेंगे ही, इनके बाद बी का यूज करेंगे. तो ये हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड रूल है. और फोर्थ रूल इज रिलेटेड टू मेन वर्ब. मेन वर्ब में मैंने आपको बताया था कि हमारी एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में हो हम उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे. तो दीज वर द 4 रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव. नाउ वी शैल डू दिस टॉपिक इन नेगेटिव सेंटेंसेस. ये 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और तीनों इंडेफिनिट टेंस का सेट है. वह प्रतिदिन चाय पीता है. तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ये अफर्मेटिव में ही लिखे हैं. अभी पहले हम इनका नेगेटिव बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने वाला टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाए. तो इसमें अगर हेल्पिंग हो चुकी है नहीं तो मुझे इसको नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब के अंदर से मुझे इसमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी. और ड्रिंक्स में डज है तो मुझे डज पहले लिखना पड़ेगा. ही और ही के बाद पहले डज लिखूंगा, फिर नॉट लगाऊंगा और डज में से अब एस खत्म हो जाएगा. सेम इज द केस ऑफ सेकंड सेंटेंस. इसमें से मुझे हेल्प में से डिड निकालनी पड़ेगी. तो शी इधर लिख करके इसमें मैंने डिड लगाया और डिड के बाद में नॉट का यूज किया. अब हेल्प में से ईडी खत्म हो जाएगी. तो शी डिड नॉट हेल्प अस, उसने कल हमारी मदद नहीं की. और थर्ड सेंटेंस में आप देखिए इसमें विल का यूज ऑलरेडी हुआ है तो इसमें हम सिर्फ नॉट लगा देंगे. ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया. अब हम इनका पैसिव बनाना सीखेंगे. तो पैसिव में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लेंगे. इसमें टी और डेली 2 शब्द बाद में लिखे हुए हैं, लेकिन ड्रिंक जो वर्ब है उसके तुरंत बाद टी लिखा हुआ है. इसका मतलब टी इसके अंदर ऑब्जेक्ट है. टी शुरू में लगाने के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल बताया गया था कि हमें पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज करना है. भले ही नेगेटिव सेंटेंस में डज लगा दिया गया है, लेकिन
पैसिव में इसकी जगह पे हमें इज एम आर तीनों में से ही एक लगाना है। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ में आर, और आई के साथ एन लगता है। तो टी इज और नॉट होगा तो लिखने के बाद में ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक किया जाएगा और फिर बाय लगा करके हम सब्जेक्ट को यानी बाय हिम। ये डेली कॉम्प्लीमेंट है, ये समय सूचक शब्द है जो सबसे लास्ट में लगेगा। सेकंड सेंटेंस, इसमें हेल्प मेन वर्ब है तो अस शुरू में आना चाहिए और अस शुरू में आकर के वी बन जाएगा। डिड की जगह पे वॉज या वर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में भी वॉज या वर लगाया गया था। वी प्लूरल है तो वर, डिड हट जाएगा। हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प लिखने के बाद पहले हम शी को यहां पे ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो है इसमें समय सूचक शब्द दिया जाएगा। नाउ थर्ड, माय फादर विल नॉट बाय ए न्यू कार। तो ए न्यू कार ये तीनों का पूरा एक सेट है। ऑब्जेक्ट की जगह पे याद रखिए सिर्फ जरूरी नहीं एक ही शब्द हो, शब्दों का समूह भी हो सकता है। उस शब्द को या शब्दों के समूह को ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसका अपना पूर्ण मीनिंग निकलता हो, क्योंकि ए न्यू का अधूरा मीनिंग है। ए न्यू के साथ कार लगा करके तभी ये पूरा अर्थ दे रहा है। तो पूरा ये जो सेट है ए न्यू कार, ये पूरा ग्रुप हमने शुरू में लगाया। फिर विल या शेल जो भी है उसको हम लिखने के बाद नॉट लगाएंगे पहले, और नॉट के बाद में मैंने आपको विल और विल की पूरी फैमिली में बी का यूज बताया था। तो यहां पे हम बी लगा करके बाय की थर्ड फॉर्म बॉट का यूज करेंगे और बाय माय फादर। इज इट क्लियर? ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता तो मैंने नहीं लिखा है। पहले नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव तो बहुत इजी है कि इज एम आर के बाद नॉट लग जाता है, तो यहां पे हम इज के बाद नॉट लगा करके शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर नाउ। वॉइस में वॉइस वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा, वॉइस वर्ब नॉट मेकिंग ए नॉइज। पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए लेटर। ए लेटर के बाद में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो एज इट इज लिखी जाएगी, यानी इस, और इसके बाद में नॉट भी जो होगा तो लगेगा। आईएनजी वाले में ये आईएनजी लगे हुए तो उसका हम क्या कर देंगे? पैसिव इसमें बीइंग का यूज करेंगे। और राइट की थर्ड फॉर्म प्रिंट बाय शी का हो जाएगा हर, और जो ससूचक शब्द है वो बाद। द नेक्स्ट सेंटेंस, ये नॉइज पहले आ जाएगा और थोड़ा यहां पे ध्यान रखेंगे वर्ब, चूंकि वॉइस प्लूरल था वर्ब था यहां पर, जबकि एनवाइज सिंगुलर नंबर है तो हम वर्ब का पहले वॉज करेंगे। ये याद रखना, इज एम आर तीनों ये की फैमिली के हैं, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सिंगुलर है तो इज, अगर ये प्लूरल हो जाता है तो हम उसको आर कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। यहां पर ये प्लूरल की वजह से वर्ब था, ये सिंगुलर हो गया तो हम इसको वाज में कर रहे हैं, वाजर और एक ही फैमिली के हैं। इसी तरह से हैज, हैव और हैड ये तीनों भी एक ही फैमिली के हैं। हैज हैव सिंगुलर प्लूरल में लगाया जाता है, हैड पास्ट में लगाया जाता है। एनीवे, इनवॉइस वाज, नॉट के बाद में हम इसमें पहले बीइंग लगाएंगे और फिर मेक की थर्ड फॉर्म, मेड लगाने के बाद बाय वॉइस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस। इसका अर्थ भी जान लीजिए। इसमें तो यह है कि वह एक पत्र नहीं लिख रही है और पत्र अब उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में जो होता है वो ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लड़की कक्षा में, अगर यहां पे इन द क्लास भी होता तो भी हमें जितना लंबा सेंटेंस हो जाए, जो बचे हुए शब्द हम बाद में एज इट इज लगा देंगे। तो लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, यानी शोर लड़कों के द्वारा नहीं मचाया जा रहा था। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। पहले नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हम नॉट कहां लगाएंगे? हैज के बाद। यहां पे नॉट कहां लगेगा? हैड के बाद। और यहां पे दो हेल्पिंग वर्ब है, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके हमने इसको नेगेटिव बना दिया। अब इन नेगेटिव सेंटेंसेस का हम पैसिव बनाएंगे। तो पहले सेंटेंस में हिज वर्क पहले आएगा, जो कि ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और हैज जो होगा तो लिखा जाएगा, नॉट यहां पे एज इट इज लगाने के बाद में तब हम बीन लगाएंगे, यानी पैसिव वॉइस वाली जो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है। और कंप्लीटेड ये एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म थी और अभी भी थर्ड फॉर्म ही हमें लगानी होती है, और बाय हिम।
पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने डबल क्लॉज वाला सेंटेंस लिखा है कि पिताजी के आने से पहले मैं खाना नहीं खा चुका था। तो हमें पहली क्लॉज का पैसिव बनाना होता है, दूसरी क्लॉज को जो का तो बाद में लिखा जाएगा। तो इसमें टेकन वर्ब है तो डिनर जो है वो शुरू में लगेगा, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था जो हमने सब्जेक्ट बना दिया है। हेड के बाद में नॉट लगाने के बाद तब हम बीन का यूज करेंगे, और टेकन चूंकि थर्ड फॉर्म है वो जो की तो लिखी जाएगी। बाय मी लिखने के बाद बिफोर फादर केम, आप इसको पूरा लिखेंगे एज इट इज। नाउ मदर विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड लंच बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले मम्मी खाना तैयार नहीं कर चुकी होंगी। तो हमें पहली क्लॉज का, दोनों में फर्क, डबल क्लॉज में क्या होता है, ये सेकंड फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म। अगर ये सिंगुलर होता तो इसमें एस या एस का प्रयोग भी किया जाता है, ये आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। हमें तो वर्क जो करना है इस पर करना है, ये पहले क्लॉज में। लंच यहां पे शुरू है, लंच के बाद इसमें विल नॉट हैव को हम जो को तो लिखेंगे, यानी हैव को हम पहले ही लिखेंगे, और पैसिव वॉइस वाली जो बीन है वो हैव के बाद यूज होगी। उसके बाद प्रिपेयर्ड जो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो हम उसकी नकल उतार लेंगे। बाय मदर लिखने के बाद में दूसरी क्लॉज को हम जो को बिफोर आई रीच इस तरह से उतार, यानी उसके द्वारा अपना कार्य खत्म या पूरा नहीं हो चुका है। और इसका क्या मीनिंग है कि मेरे द्वारा खाना नहीं लिया जा चुका था पिताजी के आने से पहले, और इसका क्या मतलब है, मेरे पहुंचने से पहले मम्मी के द्वारा लंच तैयार नहीं हो चुका होगा। तो इनका मीनिंग जो है आपने देखा। इस तरह से ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। 11 and 12 ये आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं, जिसमें आप समय का प्रयोग करते हैं। समय के साथ में आप उसमें कोई भी कार्य के कंटिन्यू रहने के बारे में बताते हैं, जिसमें आपने हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मेन वर्ब के अंदर आईएनजी लगा करके उसमें आप फोर एसेंस के साथ में समय को दिखाते हैं, बताते हैं। इनका चूंकि पैसिव नहीं बनता है तो इसलिए इनके मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, ये ऑलरेडी आपको सब सिखाया जा चुका है। अब मैं इसमें आपको दो अलग से और सेंटेंसेस बताऊंगा जो थोड़े से डिफरेंट है। एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है, शी ऑलवेज डज हर वर्क ऑन टाइम, वह हमेशा अपना काम समय पर कर लेती है। एक सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं, वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स। स्टूडेंट्स, इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए, ये भी अफर्मेटिव एग्जाम्पल है। अगर मैं इनको पहले नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं इसमें डज में से, क्योंकि ये डज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, मेन वर्ब वाला है, जिसका मतलब होता है करना, अपना कार्य करना। तो जिसकी सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन होती है। तो इसमें हमें इस डज में से अगर डज निकाल करके हम बनाए तो बन जाता, लेकिन ऑलवेज की वजह से मैंने आपको बताया था ये अलग तरीके से बनेगा। ऑलवेज के स्थान पर नेवर का यूज कर दीजिए, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। शी नेवर डज हर वर्क ऑन टाइम, वो कभी समय पर कार्य नहीं करती। और इसका नेगेटिव इसमें मस्ट के बाद नॉट लग करके बन जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल नेगेटिव की ही मैंने कर दी। अब इन नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का तरीका कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें हम पहले हर वर्क को लिखेंगे, और हर वर्क के बाद में हमें टेंस की पहचान करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से पहले इज, एम या आर में से ही एक लगाया जाएगा, और उसके बाद में नेवर का यूज हम एज इट इज करेंगे, और डज की थर्ड फॉर्म डन लिखने के बाद में बारी शी का हो जाएगा हर, ऑन टाइम। यानी नेवर के साथ में डू डज डिड का यूज नहीं होता है, लेकिन और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हमें, क्योंकि यहां पे हमें पैसिव वॉइस में लगानी ही है, तो इसके बाद नेवर का यूज होता है। तो उसके समय पर उसके द्वारा कभी भी अपना कार्य नहीं किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है, तो नेवर का मतलब कर दिया। दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें, इसका ना मीनिंग चेंज हो गया है।
हमने यहाँ पे मस्ट के बाद नॉट लगा तो दिया, लेकिन इसका अर्थ अगर हम देखें बहुत ही अपोजिट हो गया है कि हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, जबकि ये बात गलत है। तो इससे पहले हम सही करेंगे। सही करने के लिए इसका मीनिंग सेम वही रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओबे के स्थान पर हमें ओबे को अपोजिट डिसओबे लगाना पड़ेगा। वी मस्ट नॉट डिसओबे। अब जो मीनिंग पहले सेंटेंस का था वही मीनिंग इस सेंटेंस का हो गया है। हमें अपने गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए, यानी हमें अपने गुरुजनों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप जो ये ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में नेगेटिव बनाना आपने सीखा है, मैंने आपको बहुत सिंपल मेथड से बताया कि आप हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दीजिए, लेकिन देखा जाए तो नेगेटिव में इसका जो मीनिंग होता है वो उल्टा हो जाता है। अभी नेक्स्ट ईयर में जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां पर भी ये टॉपिक रहता है, लेकिन वहां पर एक शर्त ये लगाई जाती है कि नेगेटिव बनाइए लेकिन उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए। तो मीनिंग सेम रखने के लिए वहां पर आप इस सेंटेंस को सीखेंगे कि नॉट लगाने के बाद में जो उसके बाद दिया वो एडजेक्टिव या वर्ब होती है उसको हम उसका एंटोनिम बना करके, यानी उसका विलोम शब्द बना करके लिखते हैं, जिससे मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। तो ये तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में सीखना है, बाकी तो आपको सिंपल उसी तरीके से नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, इसका पैसिव बनाएंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, आवर टीचर्स। आवर टीचर्स के बाद में मस्ट एज इट इज लिखने के बाद नॉट यहीं पर रहेगा, और आपको पता है मस्ट जो है मोडाल्स है। मैंने बताया तो विल की पूरी फैमिली के साथ में बी का यूज किया जाएगा पैसिव में, तो हम यहां पर बी का यूज करेंगे। और डिसओबे की थर्ड फॉर्म डिसओबे, इसमें ईडी लग जाएगा, और बाई अस अगर आप नहीं भी लिखना चाहें, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट अर्थ दे रहा है कि अपने गुरुजनों की अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। बल्कि अवर को भी अगर हटा दिया जाए तो टीचर्स मस्ट नॉट बी डिसओबेड, अध्यापकों की अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। तो इस तरह से, और बाई अस अगर लगाना चाहते हैं तो तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स थे। नाउ आई विल गिव यू होमवर्क। इसमें आपको मैं जो एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप इस एक्सरसाइज को नोटबुक में कीजिएगा और फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इनको सेंड कीजिए ताकि मैं इनको करेक्ट कर सकूं। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।